हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बॉटनी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लेके आए हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आज कौन सा टॉपिक लिया है? उसमें लिया है हमने बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या लिया है कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं उसमें मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है वो हमने डाला है, उस वीडियो में पड़ा हुआ है। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस चैनल में उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम टॉपिक लेके आए हैं बाष्पोत्सर्जन, यानी जो प्लांट होते हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इसके बाद समझेंगे कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जो अपना जल है, कोई भी, जैसे कि तालाब हुआ या नदी हुई या कोई भी भरा हुआ पानी है, ठीक है, तो वो जो जल है उसका बाष्प के रूप में परिवर्तित होके बादलों में चले जाना। ठीक है, कुल मिला के बाष्प का अवशोषित हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर हुई कि बाष्पोत्सर्जन क्या है, कि जो भी जल है उसका क्या है, भाप के रूप में कन्वर्ट होके बाहर बादलों में चले जाना, ही हमारा क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। अब ये प्रक्रिया आती है कि प्लांट में बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। यानी अपन जैसे देखेंगे कि अपनी जो बॉडी होगी, तो यदि अपन धूप में जाएंगे देखना, तो जैसे कि अगर पसीना हो, ठीक है, जैसे, तो जैसे कि कुछ भी जल भरा हुआ है, कहीं पे भी देखा होगा आपने, तो क्या है, जैसे धूप आती है तो वहाँ पे जो पानी है वो कम हो जाता है क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है। तो ऐसे ही इसमें दिया गया है कि प्लांट जो है उसमें बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक का मतलब क्या होता है, जैविक का मतलब है तो जो अंदर अपनी प्रक्रिया चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल या फिर जैविक प्रक्रिया। जैसे कि अपने अंदर चलती है उसे भी हम जैविक प्रक्रिया। जैसे अपने अंदर कौन कौन सी जैविक क्रियाएं चलती हैं, सबसे पहले चलती है अपनी पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो वो अपने अंदर चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे ही बाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधे की एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें पौधे अपने एरियल पार्ट, यानी पौधे का जो बाहरी भाग है उससे क्या होता है, जैसे कि एरियल भाग से वह जो पानी है उसका वाष्प के रूप में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यह किस किस के द्वारा होता है, तो प्लांट में जो रंध्र पाए जाते हैं उनके द्वारा, और प्लांट में उसकी जो लीफ है, ऊपर वाली परत, क्यूटिकल, उसके द्वारा भी जल का जो है वाष्प के रूप में अवशोषण होता है। ठीक है, अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालना, यानी जो उसकी बॉडी है उसको एक्सचेंज करना। अपन देखेंगे कि अपनी में जो जैसे अपनी बॉडी है तो उसमें क्या आता है, पसीना आता रहता है, तो उससे क्या होता है, जो अपनी बॉडी, अपने अंदर का जो वाटर है वो कहीं ना कहीं निकलता है ना। तो एक तो इससे क्या होता है, जैसे कि जो अगर पसीना नहीं आए, समझो, तो क्या होगा कि जो अंदर अपने जो बेकार तत्व हैं उनका बाहर बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपन को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही प्लांट में क्या है, एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है वाटर निकलता रहता है, तो जिससे क्योंकि अपन प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें नीचे क्या होता है, जाइलम, और ऊपर क्या होता है, फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जो अपनी मिट्टी है उसको क्या करना है, उसके उससे क्या लेना, जल, और जल को कहाँ भेजना, ऊपर। ऊपर पहुँचा, लीफ में पहुँच गया, यहाँ हमारा भोजन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से जब लीफ से वाटर निकल जाता है तो यहाँ क्या होती है, जल की कमी होती है, और जल की कमी होती है तो नीचे से फिर ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज होता रहता है। मतलब यानी कि वो हमेशा बना नहीं रहता है, इससे जल एक्सचेंज होता रहता है, और अगर कमी नहीं होगी तो फिर वो नीचे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। तो जब क्योंकि ऊपर यहाँ से कमी होती है तो फिर यहाँ से उसका एब्जॉर्बेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दिया है कि ये नेसेसरी क्यों है, क्या बाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता है, कि जल की हानि होती है क्यों, अगर अपने पास जैसे हमने जल लिया और वो हमारे पास बना ही रहे, तो क्या आवश्यकता है कि हम उसको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट करें। तो ऐसे ही प्लांट को क्यों एक्सक्रीट करें, क्योंकि यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यदि जैसे कि हम नया जल नहीं ले आएँ, क्योंकि जल में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व, मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, तो क्या होगा, जैसे हमारा पुराना जल बना रहा,
ठीक है। जब पुराना जल बना रहा तो उसमें जैसे जो भी पोषक तत्व थे वो प्लांट ने यूज कर लिए, तो अब तो इसमें कमी हो गई, तो ये वाटर हमारा कैसा हो गया, बिना पोषक तत्व का। तो अब ये हमारे क्या लिए है, यूजलेस है। तो हमें कौन सा चाहिए, नया वाटर चाहिए। और नया वाटर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या होना, पहले जब इसकी कमी होगी ये चला जाएगा, तभी ये जाइलम जो होगा वो ऊपर तक वाटर को भेजेगा। समझ में आया? ठीक है। तो क्योंकि पोषक तत्व का परिवहन और तापमान को नियंत्रण, टेम्परेचर जो है मेंटेन, वो भी इसी से होता है। ठीक है। तो इसीलिए बाष्पोत्सर्जन को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि बाष्पोत्सर्जन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है और कितने प्रकार से होता है। बाकी इसमें हमने जो रंध्र है उसका स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे जो अपनी लीफ है, ये हमारी पत्ती हो गई। ठीक है। यहाँ पे छोटे 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 स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं और हिंदी में इनको कहते हैं रंध्र। पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसके छोटे छोटे 2 कार्य पढ़ेंगे, और इसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें दिया गया है स्टोमेटा यानी रंध्र का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो रंध्र का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो अपन लीफ जो है उसको जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें रंध्र जो है वो ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मस सेल। बाहर वाली जो सेल होती है उनको एपिडर्मस सेल। इसके बाद ये जो सेल पाई जाती है उनको हम एसेसरी, मतलब को जो आवश्यकता वाली होंगी उन्हें हम एसेसरी कह देते हैं। और स्टोमेटा की ये है इंपॉर्टेंट सेल 2। ठीक है। तो ये 2 सेल जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, इनको कहते हैं हम गार्ड सेल। ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल का कार्य क्या होता है, पानी को भर के रखना। ठीक है। और इसके बाद ये पोर है, ये जो पोर है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है गार्ड सेल का और स्टोमेटल पोर का। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है। सबसे बाहरी वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, इसके बाद गार्ड सेल, इसके बाद इसमें वैक्यूल्स पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और स्टोमेटल पोर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टोमेटा है यानी जो रंध्र है उससे खुलना और बंद होना कैसे होता है। ठीक है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना दोनों ही कोशिकाओं की टर्जिटी, ठीक है, उस पर निर्भर करता है, यानी वो कितनी टर्जेट है और कितनी कम टर्जेट है। ठीक है। उस पर डिपेंड करता है रंध्र का खुलना और बंद होना। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब रंध्र खुलते हैं तो क्या होता है। ठीक है। खुला रंध्र, जब द्वार कोशिकाओं में क्या भर जाता है, पानी, यानी जो गार्ड सेल है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने जो गार्ड सेल पढ़ी, देखो इसी में हम बताते हैं, ये है हमारी गार्ड सेल। ठीक है। ये किडनी हो गई। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब पानी भर जाता है तो क्या होता है, वो फूल जाती हैं, और जब वो फूलेंगी तो उनमें क्या होता है, खिंचाव, और खिंचाव होता है तो बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, और जिससे वह छिद्र जो है वो ये ओपन हो जाता है, और इसी से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ठीक है। तो जिससे छिद्र खुल जाता है और जल वाष्प तथा गैस का एक्सचेंज हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और गैसेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से क्या आता है हमारा CO2, और CO2 काय के लिए होता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। तो रंध्र के 2 कार्य हो गए, पहला तो उसका हो गया कि वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, और दूसरा कार्य क्या हो गया कि वो गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है बंद्र रंध्र, जब द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है तो ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जब द्वार कोशिकाएं यानी जो गार्ड सेल हैं उनसे पानी निकल जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और जो छेद है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वे सिकुड़ जाती हैं, और जिससे छिद्र जो है वो बंद हो जाता है। और यह रात में होता है, क्योंकि रात में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि हम स्टोमेटा के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला कार्य जो है वो उसका है गैसेस का एक्सचेंज करना, और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन करना। 2 कार्य मेन है। पहला क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना, CO2 का ले आना और O2 का बाहर करना, सबसे मेन फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। अगला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपिरेशन जो है वो कितने प्रकार से होता है। सबसे पहला दिया है रंध्रीय, दूसरा है उपत्वचीय, और तीसरा है बातरंध्रीय। सबसे पहला आता है रंध्रीय, यानी कि इससे लगभग 90% बाष्पोत्सर्जन पत्ती के रंध्र के जरिए होता है, यानी कि कम से कम 90% जो वाटर का लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, रंध्र के द्वारा। यानी स्टोमेटा से जो है 90% जो प्लांट है वो बॉडी 90% प्लांट 90% जो वाटर है
उसका एक्सक्रीशन कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं। ठीक है, अगला आता है त्वचीय। उपत्वचीय क्या है? उपत्वचीय में देखेंगे कि यह जो है पत्ती की ऊपरी परत होती है, यानी कि जो लीफ है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। जब अपन लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको उपत्वचीय बोलते हैं। और यह जो पत्ती की ऊपरी परत होती है और इससे भी होने वाला वाष्पोत्सर्जन, इससे भी कुछ ना कुछ पानी का एक्सक्रीशन होता है, यानी इससे भी पानी थोड़ी थोड़ी निकलता है। ठीक है, और इससे 5 से 10% वाटर जो है वो निकलता है। इसके बाद आता है बातरंदी। बातरंदी क्या होता है? जब बहुत पुराने पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि ऐसे छाल टाइप से छोटे 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 ऐसे छेद से होते हैं, मतलब उसकी जो स्किन होती है, तने के पुराने छाल जो होती है, छाल तो देखी होगी ना, छाल में छोटे छोटे से छिद्र दिखाई देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे भी क्या होता है? कम से कम 1% वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार से होता है। सबसे पहला जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, दूसरा जो होता है वो क्यूटिकल के द्वारा होता है, और तीसरा जो होता है वो लेंटिकल के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या सिद्धांत है। एक जो पोटेशियम आयन का सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सब ये बताता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, एक ये सिद्धांत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? पोटेशियम आयन सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वो किसने दिया? लेविट ने। ठीक है, कितनी सन में दिया? सन 1974 में। साइंटिस्ट क्लियर हो गए, सन क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि इसमें जो पोटेशियम आयन जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसके द्वारा कैसे रंध्र खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रंध्र जो खुलते हैं दिन के समय में खुलते हैं। कैसे खुलते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिन के समय में क्या होता है कि गार्ड सेल में स्टार्च से मैलिक एसिड बन जाता है, यानी कि दिन के समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? स्टार्च बनती है, और स्टार्च बनती है तो क्या होता है? उससे मैलिक एसिड बनता है। ठीक है, गार्ड सेल में, क्योंकि गार्ड सेल पास में ही है और इसी से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अभी मैंने बताया है कि ये प्रकाश संश्लेषण में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिन के समय गार्ड सेल में स्टार्च जो है उससे मैलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, जब मैलिक एसिड बन जाता है तो हाइड्रोजन आयन को वह मैलेट आयन में टूट जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड बन जाता है, और मैलिक एसिड से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को मैलेट आयन में टूट जाता है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर निकलते हैं, और उनके बदले जो पोटेशियम आयन है वो सहायक कोशिका से गार्ड सेल में अंदर जाते हैं। इसको हम डायग्राम से भी समझा देंगे अभी आपको। तो क्या होता है? पहले क्या हुआ? स्टार्च बना, और स्टार्च से क्या बना? मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से क्या बना? मैलेट बना, और मैलेट से क्या हो कि जो हाइड्रोजन आयन जो उसके अंदर थे वो बाहर जाने लगे, और पोटेशियम आयन जो है वो अंदर जाने लगे। ठीक है, और पोटेशियम आयनों की सांद्रता बढ़ने से गार्ड सेल में क्या बना? दबाव। अभी हमने पढ़ाया था टर्जिटी, तो क्या बना? यहाँ पे टर्जिट प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और जिसके कारण क्या हुआ? गार्ड सेल हमारी फूल गई और रंध्र हमारा खुल गया, और दिन के समय ट्रांसपरेशन होने लगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम जो है उससे भी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद दिया गया है रंध्र बंद कैसे होते हैं। रात के समय क्या होता है? दिन के समय क्या हो रहा था कि गार्ड सेल के थ्रू जो पोटेशियम आयन है वो अंदर जा रहे थे, और रात के समय जो है पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और जिससे गार्ड सेल जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और गार्ड सेल जब सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन जो है वो रात के समय रुक जाता है, यानी रात में बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, दिन में बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमने बताया कि जैसे गार्ड सेल क्या होती है? ओपन। दिन के समय क्या होता है? पोटेशियम आयन क्या आ जाता है? अंदर, और हाइड्रोजन आयन कहाँ जाता है? बाहर। ठीक है, और इसके कारण जो है गार्ड सेल में क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, टर्जिटी बढ़ जाती है, तो ये हमारा रंध्र क्या हो जाता है? फूल जाता है, खुल जाता है, और इससे वाटर का ट्रांसपिरेशन हो जाता है। अगला जब हम क्लोज देखेंगे तो क्या होता है? रात के समय क्या होता है? पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो है अंदर जाते हैं, और गार्ड सेल हमारी सिकुड़ जाती है, और जब गार्ड सेल सिकुड़ जाती है तो ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रकार पढ़े, फिर इसके बाद हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने पोटेशियम आयन का सिद्धांत पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम अगली वीडियो लाएंगे। तो आप ऐसे ही
इस चैनल में जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।